बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 306 एक सुन चुके हैं और अब 307 की मुलाहिजा फरमाएं। जिसने मुजरिबाना अंदाज में कुछ कहने के लिए मुंह खोला था, मेरे इशारे पर वो चुप तो हो गई, लेकिन अब भी यूं महसूस हो रहा था वजह से कुछ कहने के लिए बेचैन हो। और माइक्रो फिल्मों के लिए हमारा मुतालबा 10 मिलियन अमरीकी डॉलर है। तहजीब घुराई नेज ये कि इस रकम की अदायगी के लिए तुम्हें ज्यादा मोहलत नहीं दी जा सकती। फिल्मों की अहमियत के पेश नजर रकम की कोई हकीकत नहीं है मैडम। रकम आपको परसों अदा कर दी जाएगी और उसी वक्त हम माइक्रो फिल्में भी वसूल कर लेंगे। मैं तुम लोगों की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तुमने हमारे साथ धोखा करने का प्रोग्राम बनाया है। अगर हमने ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया भी है तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है। मादाम कलारा के गिरोह में तो बकौल आपके तमाम गधे बसते हैं, मैंने तंजिया लहजे में कहा। और मेरी बात पर दूसरी तरफ मुकम्मल सन्नाटा छा गया। तुम गलत समझ रहे हो। चंद लम्हों बाद तहजीब की आवाज आई, हमें तुमसे कोई खौफ नहीं है। मैं तो तुम्हें उस बात से आगाह करना चाह रही हूँ कि अगर हमारे साथ धोखा करने की कोशिश की गई तो तुम लोगों का अंजाम बहुत इबरतनाक होगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि धमकियों का सिलसिला मौकूफ करके कुछ काम की बातें कर ली जाएं? मैंने नरम लहजे में कहा। धमकियों का सिलसिला तो कलारा ने शुरू किया था। तहजीब ने कहा, हम तो अमन पसंद लोग हैं और हमारा रवैया शुरू ही से नॉर्मल था। गलतियां आदमियों ही से सरदर्द होती हैं मैडम रीना। मुझे इतराफ है कि मादाम कलारा का रवैया नामुनासिब था और अगर मैं यहाँ मौजूद होता तो आपको शिकायत का मौका ही ना मिलता। बहरहाल जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर हमें नए तरीके से आगाज करना चाहिए। ठीक है मिस्टर एडम, लेकिन मैं तुम लोगों की नीयत पर यकीन नहीं कर सकती। पहले तुम रकम अदा करोगे, उसके बाद फिल्में भिजवाई जाएंगी। ये तजवीज नाकाबिले कबूल है, मैंने कहा। दोनों चीजों का तबादला एक ही वक्त में होगा। इस किस्म के सौदों में यही तरीका इख्तियार किया जाता है। इस बात की क्या जमानत होगी कि तुम्हारी तरफ से धोखा नहीं किया जाएगा। हम ऐसा मुत्तफिका तरीकाकार तय कर लेते हैं जिसमें किसी तरफ से भी धोखे का इम्कान न रहे। मुकाम का इंतखाब आप खुद कर लें, मैं वहाँ रकम लेकर पहुँच जाऊंगा। आपकी तरफ से एक आदमी फिल्म ले आएगा, मैं रकम उसके हवाले कर दूंगा और रकम गिनने के बाद वो फिल्में मुझे दे देगा। ना आपकी तरफ से कोई मुदाखलत होगी और ना हमारी तरफ से। मामला सिर्फ दो अफराद के दरमियान ही रहेगा। धोखे फरेब का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम रकम का बंदोबस्त करो मिस्टर एडम। परसों शाम 5 बजे का वक्त मुनासिब रहेगा। मुकाम के बारे में तुम्हें वक्त से 1 घंटा कबल मुतला कर दूंगी ताकि तुम लोग कोई चाल ना चल सको। मैं ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ करके कलारा की तरफ मुड़ा। क्या ख्याल है? मैंने मुस्कुरा कर कहा। मैंने ठीक किया ना? तुम्हें उससे रकम कम कराने की कोशिश करनी चाहिए थी। 10 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम है। हम इसका बंदोबस्त कैसे करेंगे? रकम कौन उनके हवाले कर रहा है? हमें तो उनसे फिल्में निकलवानी है। इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? मादाम कलारा ने कहा, अगर तुमने उनसे फिल्में निकलवा ली तो भी रीना तो अंधेरे ही में रहेगी। मैं सिर्फ फिल्में ही नहीं लेकर आऊंगा बल्कि उस शख्स को भी अगवा कर लूंगा जो फिल्में लेकर आएगा। बस एक आदमी हाथ आने की देर है। रीना ने जिन अंधेरों में खुद को छुपा रखा है वहाँ रोशनी रोशनी नजर आएगी। अंधाधुंध कोई कदम उठाओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। कलारा ने घबरा कर कहा। उसके चेहरे पर खौफ के गहरे बादल मुंडरा रहे थे। मैंने तुम्हें बताया कि मैं जो कदम भी उठाता हूँ पूरे एतमाद से उठाता हूँ। मैं न सिर्फ रकम उसके हवाले नहीं करूंगा बल्कि जो शख्स भी फिल्में लेकर आएगा जाहिर है उसका ताल्लुक रीना के गिरोह से ही होगा। उसके जरिए हमें रीना के बारे में कुछ न कुछ मालूमात तो हासिल हो ही जाएंगी और हमें इस वक्त उसी चीज की जरूरत है। एक मामूली सा क्लिप भी, एक मामूली सा सबूत भी हमारे लिए बहुत कारआमद साबित हो सकता है। मादाम कलारा ने इस बात में सारी लाया। अगर तुम अपनी स्कीम पर कामयाबी से अमल कर गुजरे तो ये रीना की पहली शिकस्त होगी और उसके बाद तो लाइन ही लग जाएगी। फिर मैं उसे देखूंगी अंधेरों में रहकर काम करती है। कलारा ने दांत पीसे। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो बहुत चालाक है। रीना कोई सुराग नहीं छोड़ती। अब यही देख लो कि उसे तुम्हारे बारे में भी सब कुछ मालूम है। सच्ची बात तो ये है कि इस वक्त रीना ने मुझे भी हैरान कर दिया। मैंने सर हिलाकर कहा, ऐसा मालूम होता है कि मेरी हर नकल व हरकत उसकी निगाह में थी। तुमने उससे ये नहीं पूछा कि तुम इस वक्त कहाँ हो? कलारा ने मुस्कुरा कर कहा, वरना मैं ऐसी छोटी छोटी बातों में सर खपाने का आदी नहीं हूँ। ठीक है मिस्टर एडम, कलारा ने एक तवील सांस लेकर कहा, अगर तुम रीना सोलोमन के आदमी को पकड़ लाए तो अपने आखिरी इम्तिहान में भी कामयाब हो जाओगे। उस वक्त तक तुम यहीं रहोगे। मैं तुम्हारी रिहाइश के लिए कमरा तैयार कराए देती हूँ। नहीं कलारा, मैंने नफी में सर हिलाया। मैं जहाँ रह रहा हूँ वहीं रहूंगा। कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, वरना परसों शाम 4 बजे से कबल मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कलारा ने मुझसे रुकने पर इशारा नहीं किया और मुझे अपनी एक कार में होटल भिजवा दिया। इस बार उसने मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत महसूस नहीं की थी।
होटल वापस पहुंचा तो 3 बज चुके थे, मगर फ्लोरा जाग रही थी। वो एक सोफे पर बैठी सिगरेट नोशी कर रही थी और उसके सामने टेबल पर मौजूद एश ट्रे में सिगरेट के टोटे भरे पड़े थे। आइए मिस्टर एडम डी फ्लोक, मुझे देखकर उसने तंदिया अंदाज में कहा, फुर्सत मिल गई है आपको? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरी लक हो, मैंने सोफे पर बैठकर जूते उतारते हुए कहा। जिस काम में हाथ डाल रहा हूँ उसमें मुझे कामयाबी हो रही है। मैं कोई बेजान चीज नहीं हूँ मिस्टर एडम, जिसे तुमने महज अपने फायदे के लिए यहाँ लाकर डाल दिया है। फ्लोरा बड़े खराब लहजे में बोली, मेरे भी कुछ जज्बात और एहसासात हैं, तुम्हें इनका ख्याल करना पड़ेगा। जरूर करूंगा, मैंने बड़े इत्मीनान से कहा। उसके लिए मुझे मादाम क्लारा से पूछना पड़ेगा। मालूम नहीं वो इसे पसंद करें या ना करें। क्या मतलब? फ्लोरा यकलख्ती सीधी होगी। क्लारा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं भी वहीं से आ रहा हूँ और मादाम ने ही इस बात की इजाजत दी है कि मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूँ। अब अगर तुम मुझे मुतमईन नहीं हो तो मैं क्लारा से बात किए लेता हूँ। नहीं, फ्लोरा बुखला गई। उनसे बात करने की जरूरत नहीं, मैं तो वैसे ही एक बात कह रही थी। तुम मेरी जरूरत हो फ्लोरा, लेकिन मेरी ये आदत है कि जब तक मेरे साथ काम करने वाले मुतमईन ना हो, मैं भी मुतमईन नहीं होता। या तो तुम मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करो या बताओ कि तुम किस तरह मुतमईन हो सकती हो। मादाम क्लारा के हुक्म के सामने मेरी दुम मारने की मजाल नहीं है। मुझे मालूम नहीं था कि तुम उनसे मेरे बारे में बात कर चुके हो। ये तो मजबूरी वाली बात हुई और मैं जबर को अच्छा नहीं समझता। भूल जाओ कि मादाम क्लारा ने तुम्हारे बारे में कुछ कहा है। नहीं, फ्लोरा ने नफी में सारी लाया। उनकी ख्वाहिश हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखती है, जबर का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सूरत-ए-हाल मेरे लिए सख्त नापसंदीदा है। मादाम क्लारा के हुक्म के मुताबिक मेरे साथ ही रहो। मेरी तरफ से तुम पर कोई पाबंदी नहीं। तुम जहाँ चाहो आओ जाओ, जिससे चाहो मिलो जुलो, मुझे किसी बात पर कोई एतराज नहीं होगा। बस तुम्हें इतनी सी पाबंदी कबूल करनी होगी कि अपनी नकलो हरकत से बाखबर रखना, ताकि अगर किसी वक्त तुम्हारी जरूरत महसूस करूं तो तुमसे फौरी राब्ता कायम कर सकूं। मादाम क्लारा से तुम्हारी मुलाकात हुई थी या उनसे किसी और जरिए से बात हुई थी? फ्लोरा ने पूछा। मेरी उनसे बराह रास्त मुलाकात हुई थी। न सिर्फ मुलाकात हुई थी बल्कि मैं उनकी ख्वाबगाह में 2 घंटे गुजार कर आ रहा हूँ, जहाँ वो मेरे साथ थी। नहीं, फ्लोरा की आंखें हैरत से फैल गई। मैं 10 साल से उनके लिए काम कर रही हूँ, मगर मेरी उनसे एक आध बार ही मुलाकात हुई है। तुम तो खुशकिस्मत हो, तुम मेरी लक हो। अगर तुम ना होती तो ऐसी कामयाबियां मेरे हिस्से में नहीं आ सकती थी। मैंने मुस्कुराकर कहा और फ्लोरा मुझे अजीब सी नजरों से देखकर रह गई। आइए मिस्टर डी फ्लोक, तहजीब ने मुझे देखकर हंसते हुए कहा, आप ही की वजह से हमने नाश्ता करने में ताखीर की, मगर आपने इससे भी ज्यादा ताखीर कर दी। वो लोग डाइनिंग टेबल पर थे और नाश्ता कर रहे थे। शुक्रिया मोहतरमा रीना सालोमन, आप फाल्कन, मैंने भी हंसते हुए कहा। रात तो तुमने कमाल ही कर दिया। मैं एक कुर्सी खींचकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। मुझे मालूम था कि मादाम क्लारा ने तुम्हें बुलवा लिया है, तहजीब ने कहा। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? रात तुम्हारी कॉल रिसीव होने की वजह से बहुत सा वक्त बच गया। अच्छा हुआ कि क्लारा के सामने ही सारी बातें तय हो गई। वो मेरी तरफ से बड़ी हद तक मुतमईन हो चुकी है। मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं की जिससे तुम्हारे लिए कोई मुश्किल पैदा हुई हो, तहजीब ने मुझे गौर से देखते हुए कहा। उसके बिल्कुल बरक्स, मैं हैरान हो रहा था कि तुमने बिल्कुल सही हुदूद पर गुफ्तगू की। तुमसे गुफ्तगू शुरू करते वक्त मुझे बस यही एक खदशा था कि कहीं मेरी आवाज सुनकर तुम बुखला ना जाओ। मैं बुरी तरह बुखला गई थी अली, तहजीब ने कहा। और एक मैं ही क्या, मेरी जगह कोई भी होता है ऐसी गैर मुतवक्का सूरत-ए-हाल से तो 4 होकर उसके होश जरूर उड़ जाते, लेकिन तुमने अपनी बुखलाहट पर बड़ी खूबसूरती से पर्दा डाला। एक लम्हे को तो मुझे भी ऐसा महसूस हुआ था जैसे तुम मुझसे इतनी ही नावाकिफ हो कि पहली बार मेरा नाम भी। इसमें मैडम से ज्यादा बूढ़ का कमाल था। बूढ़ ने अकड़ कर कहा, मैडम मेरी हदायत की रोशनी में गुफ्तगू कर रही थी। कुछ खुदा का खौफ करें बूढ़ साहब, आतिफ ने हंस कर कहा। तमाम गुफ्तगू मैडम ने खुद की। क्या हम लोग उस वक्त आपके साथ नहीं थे? तुमने फिर मेरी पोजीशन खराब करने की कोशिश की। बूढ़ ने आतिफ को घूरा। क्या जरूरी है कि तुम हमेशा मेरे खिलाफ ही बोलो? इसमें खिलाफ बोलने की क्या बात होगी मिस्टर बूढ़, तला ने कहा। ये तो हकीकत है कि मैडम खुद ही तमाम बातें कर रही थी और आपका कारनामा सिर्फ ये था कि आप कार ड्राइव कर रहे थे। तुम्हें भी टांग अड़ाने का शौक हुआ। बूढ़ ने हाथ दिखा कर कहा, मुझे लगता है तुम दोनों ने मेरे खिलाफ गठ जोड़ कर लिया है। ऐसी बातें नजरअंदाज कर दिया करो बूढ़, मैंने संजीदगी से कहा। बड़े लोगों के खिलाफ अक्सर साजिश होती है, मगर छोटे लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम मगलमंद हो चीफ, बूढ़ ने भी बड़ी संजीदगी से कहा, और हमेशा दुरुस्त मशवरे देते हो। अब मैं इन दोनों को खातर में नहीं लाऊंगा। बूढ़ की इस बात पर सबको हंसी आ गई और बूढ़ ने चौंक कर बारी बारी सबको देखा। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? उसने मशकूक अंदाज में कहा। यकीनन फिर मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। उसका अंदाज ऐसा था कि सबकी हंसी तेज होगी और मैंने जल्दी से कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बूढ़, मैं इन लोगों की कोई साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। वैसे ये हकीकत है कि उस वक्त मादाम क्लारा को कॉल करने का मशवरा बूढ़ ने ही दिया था, तहजीब ने हंसी जब्त करते हुए कहा।
ये तुम्हें क्राउन क्लब पहुंचाने के बाद वापस नहीं आया था। फिर जब इसने बंद वैन को वहां आते देखा तो इसे कुछ शुबा हुआ। किसी बंद वैन का क्राउन क्लब में क्या काम हो सकता था। वैन वहां से जल्दी वापस रवाना होगी और बुढ़ ने मादाम क्लारा के महल तक वैन का पीछा किया। बुढ़ को यकीन गया तक शुबा था कि तुम्हें इसी वैन में ले जाया गया है। इसी बुनियाद पर बुढ़ ने मादाम क्लारा को कॉल करने का मशवरा दिया था। बुढ़ बिलाशुबा ज़हीन है, मुझे दुश्मन के गढ़ में जाते देखकर बेचैन हो गया होगा, इसलिए इसने इतना माकूल मशवरा भी दिया, वरना इसे अपने मस्करे पाने से फुर्सत नहीं मिलती। तुम बुढ़ को मस्करा कह रहे हो चीफ? बुढ़ ने बिगड़ कर कहा। बैठ जाओ बूढ़, मैंने हाथ उठाकर कहा। रात में बड़ी मुश्किल में फंस गया था। फाल्क स्ट्रीट के पास से क्लारा ने मुझे बुलवा लिया। वहाँ 2 अफराद मौजूद थे जिनमें से एक लीकवान था। क्या? तहजीब हैरत से उछल पड़ी। मास्टर लीकवान वहाँ मौजूद था और उसने तुम्हें नहीं पहचाना? पहचाना क्यों नहीं होगा, मगर तुम उसके किरदार से वाकिफ हो। उसने मुझे पहचानने के बावजूद किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मास्टर लीकवान को तुम्हारे सामने लाया ही क्यों गया? तहजीब ने कहा। वो तनहा नहीं था, उसके साथ एक और शख्स भी था। क्लारा चाहती थी कि मैं उन दोनों में से किसी एक से मुकाबला करूं, मगर मैंने इनकार कर दिया। लीकवान के बारे में तो मैं जानता ही था कि उसे शिकस्त देना मेरे बस से बाहर है। दूसरा शख्स भी बहुत खतरनाक नजर आ रहा था। उससे मुकाबला करने की सूरत में मुमकिन है मुझे किसी नुकसान से दो चार होना पड़ जाता, इसलिए मैं मुकाबले से पहलू तय कर गया। वैसे भी इस किस्म के नुमाइशी मुकाबले मुझे बेहुदा महसूस होते हैं। तुमने लीकवान के बारे में बताकर अजीब सी बेचैनी में मुब्तला कर दिया है। उससे मिलने को जी जाने लगा है, तहजीब ने कहा। हाँ, वो बहुत पुरस्कार है। उन लोगों का मुलाजिम होते हुए भी उनके खिलाफ है और हमसे मुत्तफिक होने के बावजूद खुलकर हमारा साथ नहीं देता। जिंदगी रही तो उससे मुलाकात भी हो ही जाएगी, लेकिन रैंडल के बारे में भी कुछ पता चला या नहीं? तहजीब ने कहा। मादाम क्लारा ने ईगल का नाम भी नहीं लिया। सारी बातें उसने अपने ऊपर गिरोह के हवाले से की, लेकिन मुझे शुबा है कि रैंडल भी शी गुराए ही में मौजूद है। मुमकिन है तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो, लेकिन अगर वो यहाँ मौजूद होता तो अब तक कुछ न कुछ कर गुजरा होता। कुछ भी नहीं कर सकता था इलावा अपने बाल नोचने के। हमने ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया, और फर्ज करो वो यहाँ नहीं है तो भी क्या हुआ, उस तक तमाम रिपोर्टें पहुंच रही होंगी और यकीन करो वो अपने सर के बाल जरूर नोच रहा होगा। एक बार उसने हम पर धोखे से वार किया था और उसमें कामयाब होने के बाद खुद को वाकई सुपरमैन समझने लगा था। ये तो उसे अब मालूम होगा कि वो कितने पानी में है। कल शाम मादाम क्लारा की तरफ से फिल्में वसूल करने तुम आओगे? तहजीब ने पूछा। हाँ, मैंने कहा, और अब तुम पूछोगी कि फिल्में लेकर जाएगा कौन। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ कि तुम्हें अपने मंसूबे से आगाह कर दूं। अगले रोज शाम को 4 बजे मैं मादाम क्लारा की ख्वाबगाह में मौजूद था। वो एक अजीब सी आलम इज़्तिराब में थी। उसे मेरी नाकामी की बहुत फिक्र थी। अगर तुम ये महसूस करो कि रीना सोलोमन के आदमी को अगवा नहीं कर सकते तो जबरदस्ती मत करना। उसने चौथी बार यही बात कही। इस वक्त रीना से ज्यादा फिल्मों की अहमियत है। अगवा ना कर सकने का क्या सवाल है? मैंने चिढ़ कर कहा। अगर तुम इस कदर मुस्तरिब क्यों हो? अगर तुम्हें मेरी सलाहियतों पर इतमाद नहीं है तो फिर मेरी जगह किसी और को भेज दो। तुम्हारी सलाहियतों से इनकार मुमकिन नहीं है। मुझे खास तौर पर तुम्हारा पूरी इतमाद अंदाज बहुत ज्यादा पसंद आया है, लेकिन हम रीना के साथ जो बदअहदी करने जा रहे हैं उसका नतीजा कहीं खराब ना निकल आए। अच्छा, तो फिर जैसा तुम कहो वैसा कर लो। रकम का इंतजाम तो तुम कर ही चुकी होगी। मैं रकम उसके हवाले करके जो कुछ वो देगी ले आऊंगा। जो कुछ वो दे ले आऊंगा? मादाम क्लारा ने कुछ ना समझने वाले अंदाज में कहा। तुम्हारा मतलब क्या है? फिल्में ना मैंने देखी हैं और ना तुमने देखी हैं। हमें ये कैसे मालूम होगा कि जो कुछ हमें दिया जा रहा है हमारी मतलूबा चीजें ही हैं? तुम तो मामले को उलझा दिए जा रहे हो। मादाम क्लारा ने नर्वस अंदाज में कहा। ये मसला तो वाकई ही है, लेकिन इसका हल क्या होगा? इसका हल वही है जो मैं कह रहा हूँ। जो शख्स फिल्में लेकर आएगा मैं उसे उठा लाऊंगा। जो एतराज तुमने इस वक्त उठाया है, क्या वो उस वक्त तुम्हारे ध्यान में नहीं था जब तुम परसों रात ट्रांसमीटर पर रीना से गुफ्तगू कर रहे थे? क्यों नहीं था, लेकिन ये भी ध्यान में था कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैंने ये मसला उठाया ही नहीं। फर्ज करो, और फर्ज क्या करना है ये बात तो यकीनी है कि अपने आदमी के गायब होने पर रीना हमारे खिलाफ हरकत में आ जाएगी। हम अंधेरे के तीर का मुकाबला किस तरह करेंगे? देखो क्लारा, उसके गिरोह से तसादुम नागजीर है। आज नहीं तो कल ये तो होना ही है। इस वक्त हमें एक मौका मिल रहा है कि हम उसके एक आदमी को पकड़कर उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर लें। मालूम नहीं आइंदा ऐसा कोई मौका मिले या ना मिले। अगर तुम बहुत ज्यादा तरद्दुद का शिकार हो रही हो तो मैं इस मामले से दस्त बर्दार होने को भी तैयार हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये तो नहीं था। मैं तो ये चाह रही हूँ कि जो कदम भी उठाया जाए पहले उसके हर पहलू पर गौर फिक्र कर लिया जाए। मैं तुम्हें एक बात बताऊं क्लारा, मैंने अचानक कहा, इसे लिख लो कि रीना हमें बेवकूफ बना रही है। उसका आदमी रकम तो ले जाएगा और फिल्मों की बजाय या तो नकली फिल्में या कोई और चीज हमारे हवाले कर ले।
उसका आदमी रकम तो ले जाएगा और फिल्मों की बजाय या तो नकली फिल्में या कोई और चीज हमारे हवाले कर जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि उसे रकम लेकर जाने ही ना दिया जाए। अब रहा इस बात का सवाल कि हम रीना से क्या कहेंगे, तो जब उसके आदमी के पास से फिल्में बरामद ही नहीं होंगी तो फिर डरना कैसा। हम उससे कह नहीं सकते कि उसने हमें धोखा देने की कोशिश की है और आइंदा उसके साथ कोई मामला नहीं किया जाएगा। तुम समझते क्यों नहीं? क्लारा ने बेबसी से कहा। हम उससे ये बात कैसे कह सकती है कि उसे आइंदा कोई मामला नहीं किया जाएगा? इन फिल्मों की बहुत अहमियत है, हम उसके सामने मजबूर होंगे। और तुम ये बात नजरअंदाज कर रही हो कि उसका एक आदमी हमारे कब्जे में होगा। रीना का मामूली सा सुराग भी मिल गया तो क्या तुम उसके लिए मसला नहीं खड़ा कर दोगी? उसे अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगी। क्लारा कुछ देर गौर करती रही, फिर उसने इस बात में सर हिलाया। तुम ठीक कह रहे हो, यही मौका है कि हमें कोई ना कोई कदम उठा लेना चाहिए, लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि उस शख्स की हिफाजत पर कुछ और लोग भी हों। ये मेरा मसला है, मैंने हाथ उठाकर कहा, और मेरे मसाइल मेरे लिए छोड़ दो। मेरा काम सिर्फ इतना है कि उस शख्स को फिल्मों समेत तुम्हारी खिदमत में हाजिर कर दूं। मादाम क्लारा मुतमईन होगी और बोली, ठीक है, लेकिन अभी तक रीना ने राब्ता कायम नहीं किया। 4:15 बज चुके हैं। उसकी बात खत्म होते ही ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। मैंने आगे बढ़कर ट्रांसमीटर का स्विच ऑन कर दिया। इट इज रीना सालोमन ऑफ फाल्कन। दूसरी तरफ से तहजीब की आवाज आ रही थी। मुझे एडम डी फलूक से बात करनी है। एडम डी फलूक आपकी खिदमत में हाजिर है मैडम। मैंने कहा, मैं आपकी कॉल का मुंतजिर था। तुमने रकम का बंदोबस्त तो कर ही लिया होगा मिस्टर एडम, और अब सिर्फ इस बात के मुंतजिर होगे कि तुम्हें रकम किस जगह पहुंचाने का हुक्म दिया जाता है। आपका अंदाजा दुरुस्त है मैडम। रकम से भरा हुआ ब्रीफकेस आप तक पहुंचने के लिए आपके इशारे का मुंतजिर हूँ। तुम रकम लेकर रवाना हो जाओ मिस्टर एडम। तुम्हारी मंजिल कौमी शायरा का 12वां मील है। रकम तुम खुद लेकर आओगे। मेरा आदमी रकम तुमसे लेकर माचिस की डिबिया के बराबर एक पैकेट तुम्हारे हवाले कर देगा। फिल्में उस पैकेट में बड़ी एहतियात के साथ पैक कर दी गई हैं, लेकिन मैं एक बार फिर वार्निंग दे रही हूँ कि अगर तुमने धोखा देने की कोशिश की तो रीना शीगोराई में जलजला ले आएगी। बेफिक्र रहे मैडम सालोमन, मैं रकम लेकर पहुंच रहा हूँ। आप अपने आदमी को हदायत कर सकती हैं कि वो मौके पर ही रकम गिन ले। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मिस्टर एडम, तहजीब ने तंदिया लहजे में कहा। तुमने मुझे बहुत काम की बात बताई है। मैं मरते दम तक तुम्हारी एहसान मंद रहूंगी। बस अब तुम फौरन रवाना हो जाओ। मैंने सिलसिला मुनक़ते किया और मादाम क्लारा बोली, तुमने देखा कि उसकी जबान किस कदर जहर में बुझी हुई है। फिक्र ना करो क्लारा, फिक्र ना करो क्लारा। मैंने बड़ी बेतकल्फी से उसका शाना थपथपाया। एक आध दिन की बात और रह गई है, फिर मैं उस नागन का सारा जहर निकाल दूंगा। रकम से भरा हुआ वजनी ब्रीफकेस लेकर मैं कार की अकबी नशिस्त पर बैठा हुआ था। कार ड्राइवर चला रहा था और कार का ताल्लुक मादाम क्लारा से था। ड्राइवर भी उसका मुलाजिम था। प्रोग्राम के मुताबिक ड्राइवर मुझे कौमी शायरा के 12वें मील पर उतार कर वापस कार ले आता। मैंने तो मादाम क्लारा से कहा था कि रकम का इंतजाम करने की जरूरत नहीं, मगर वो नहीं मानी थी। मालूम नहीं उन फिल्मों में क्या था जिसकी वजह से वो जरा सा भी रिस्क लेने को तैयार नहीं थी। शाम का वक्त था और शीगुरा की सड़कों पर रश था। कौमी शायरा तक पहुंचने के लिए उन सड़कों से गुजरना जरूरी था जहाँ इस वक्त ट्रैफिक बहुत ज्यादा हुआ करता था। कौमी शाहरा तक पहुंचते पहुंचते आधा घंटा गुजर चुका था, लेकिन हाईवे पर सफर करते हुए 12 मील का फासला कोई हैसियत नहीं रखता। ड्राइवर जिस रफ्तार से गाड़ी चला रहा था उसके पेशे नजर तवक्को थी कि वो 10 मिनट से कम ही में 12वें मील तक पहुंचा देगा, लेकिन 12वें मील तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आई। उससे पहले ही एक तेज रफ्तार कार ने हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया और इस तरह किया कि हमारे ड्राइवर को रफ्तार सुस्त करनी पड़ी। ड्राइवर ने हॉर्न दिया मगर अगली कार के ड्राइवर पर कोई असर नहीं हुआ। वो बदस्तूर हमें सड़क के किनारे की तरफ दबा रहा था। मैं देख चुका था कि अगली कार में ड्राइवर के अलावा कोई और नहीं है। गाड़ी सड़क से नीचे उतार कर रोक दो, मैंने ड्राइवर से कहा। मुझे हुक्म दिया गया था आपको 12वीं मील पर उतार कर आऊं, लिहाजा आपको वहां तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। उससे पहले मैं गाड़ी नहीं रोक सकता। मैं हुक्म अदुल्ली करने वालों की खोपड़ी तोड़ दिया करता हूँ, मैंने खून ख्वार लहजे में कहा और रकब से उसकी गद्दी मजबूती से पकड़ ली। इतनी देर में अगली गाड़ी ने हमारी गाड़ी को इस हद तक दबा दिया था कि अब दोनों गाड़ियां रेंगने की रफ्तार से चल रही थी। फिर ड्राइवर ने यही मुनासिब समझा कि मेरी बात मान ही ले। गाड़ी तो उसे रोकनी ही पड़ी, लिहाजा उसने गाड़ी सड़क से उतार कर रोक दी। अगली गाड़ी के ड्राइवर ने कार इस तरह रोकी थी कि हमारी गाड़ी के आगे जाने की गुंजाइश भी नहीं बची थी। तुम गाड़ी लेकर वापस चले जाओ, मैंने ड्राइवर से कहा और कार से उतरकर अगली गाड़ी की तरफ बढ़ गया। क्या बात है, मैंने अगली कार के ड्राइवर से कहा, तुमने हमें क्यों रोका है? गाड़ी में बैठ जाओ और रकम मेरे हवाले कर दो, उसने कहा। वो एक स्याफाम था और शक्ल ही से छटा हुआ बदमाश नजर आ रहा था। मुझसे तो 12वीं मील पर पहुंचने को कहा गया था। मैंने उसकी बराबर वाली निशस्त पर बैठते हुए कहा, प्रोग्राम तब्दील हो गया है। उसने बेपरवाही से कहा, रकम मेरे हवाले कर दो और अपनी चीज लेकर यहाँ से दफा हो जाओ।
ये लो रकम, गिन कर अपना इत्मीनान कर लो। मैंने ब्रीफ केस उसकी तरफ बढ़ाया। उसने ब्रीफ केस मुझसे लेकर खोला। एक नजर ब्रीफ केस के अंदर डालने के बाद वो मुतमईन हो गया और उसने जेब से एक छोटा सा पैकेट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाया। अब जल्दी से दफा हो जाओ, मुझे वापस भी पहुंचना है, उसने इंतहाई तौहीन अमेज लहजे में कहा, मगर इस बार मैंने उसका लहजा नजरअंदाज कर दिया। दफा होने से कबल मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल करो। मैंने जेब से एक रुमाल निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। फ्रांस का रुमाल है और इवनिंग इन पेरिस की खुशबू से मुअत्तर है। उसने रुमाल को हरीस निगाहों से देखा। उसके चेहरे पर तजब्जब के आसार नजर आए। शायद वो ये फैसला करने की कोशिश कर रहा था कि इस नादर तोहफे को कबूल करे या इनकार कर दे। आखिरकार उसने तोहफा कबूल करने का फैसला किया। लाओ, उसने हाथ बढ़ाकर मुझसे रुमाल लिया और नाक से लगाकर इवनिंग इन पेरिस की खुशबू सूंघने की कोशिश की। उसने बहुत गहरी सांस ली थी। वजह यह थी कि उसने कभी इवनिंग इन पेरिस का नाम भी नहीं सुना होगा, इसलिए खुशबू का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा एक बार में ही अंदर उतार लेना चाहता था। मगर वहाँ इवनिंग इन पेरिस थी कहाँ? वो तो क्लोरोफॉर्म में भीगा हुआ रुमाल था। ये कैसी इवनिंग इन पेरिस? उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा और अब क्लोरोफॉर्म उस पर असरअंदाज कर चुका था। मैं अकेले दफा होने के इरादे से नहीं आया था, मैंने मुस्कुरा कर कहा। पहले ही से तुम्हें साथ लेकर दफा होने का प्रोग्राम बना लिया था। उसने आंखें फाड़ कर मुझे देखने की कोशिश की और फिर बड़ी फर्मा बरदारी से अपना सर स्टीयरिंग व्हील से टिका दिया। वो बेहोश हो चुका था। उसे पिछली निशिस्त पर मुंतकिल करने में जरा सी दुश्वारी तो हुई, मगर मैंने इस काम में ज्यादा देर नहीं लगाई। हाईवे पर तेज से तेज रफ्तार गाड़ियां गुजर रही थी। ज्यादा देर लगाने की सूरत में कोई हमारी तरफ मुतवज्जो भी हो सकता था। वापसी का सफर उसी कार पर हुआ था और मैंने खासी तेज रफ्तारी का मुजाहरा किया था। क्लारा ने मेरे लिए शायद खुसूसी हदायत दे दी थी, इसलिए मुझे गेट पर नहीं रोका गया था। क्लारा झपटती हुई गाड़ी की तरफ आई थी। वो इमारत के बाहर ही टहल रही थी। कामयाबी, मैंने 2 उंगलियों से वी का निशान बनाकर कहा। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ नहीं होगा, मगर तुम ख्वाह मुखा घबरा रही थी। तुम उस शख्स को भी अगवा कर लाए? क्लारा ने हैरत से आंखें फाड़ कर कहा। ये कार भी उन्हीं लोगों की है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, इसे तुम मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख सकती हो। क्लारा ने पिछले दरवाजे की खिड़की से अंदर झांक कर उस काले कलूटे को देखने की कोशिश की, मगर वो तो अगली और पिछली निशिस्त के खिलाफ में मुंह के बल गिरा हुआ था, इसलिए क्लारा उसकी सूरत नहीं देख सकी। ताम उसने अपने 2 आदमियों को बुला लिया। इसे बड़ी हिफाजत से हुकूमत खाने में पहुंचा दो। क्लारा ने अपने आदमियों को हुक्म दिया। इस पर तशद्दुद करना है, ख्याल रहे कि ये खुदकशी न करने पाए। अपने आदमियों को हुक्म देकर वो पलटी और मेरा हाथ पकड़ दिया। आओ हम ड्राइंग रूम में चलते हैं, तुमने बहुत बड़ा कारनामा किया है। मैं उसके साथ ड्राइंग रूम में पहुंचा और ब्रीफ केस उसके हवाले कर दिया। फिर जेब से वो पैकेट भी निकाल कर उसे दे दिया जो उस कलोटे ने मुझे दिया था। मैंने ये पैकेट खोलकर नहीं देखा, मैंने क्लारा से कहा, और ना ही कभी मैंने माइक्रो फिल्में देखी हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि इसमें कम से कम 2 माइक्रो फिल्में तो हरगिज़ नहीं निकलेंगी, और अगर निकली भी तो मतलूबा फिल्में नहीं होगी। क्लारा ने हैरत से मुझे देखा। ये बात तुम इतने यकीन से किस तरह कह सकते हो? उसने पैकेट मुझसे लेते हुए कहा। रीना के बारे में मैंने यही अंदाजा लगाया है। वैसे भी मैं जराइम की दुनिया का आदमी हूँ, जहाँ इस किस्म के सौदों का अंजाम यही हुआ करता है। इतनी देर में मादाम क्लारा ने पैकेट खोल डाला था। पैकेट के अंदर रुई भरी हुई थी और रुई के दरमियान 4 अदद बटन रखे हुए थे। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। मादाम क्लारा उछलकर खड़ी होगी। हमारे साथ धोखा हुआ है, तो इसमें फिक्र करने की क्या बात है? मैंने बड़े सुकून से कहा। अगर उसने धोखा ही दिया है तो धोखा खाया भी तो है। मैं उस कमीनी का खून पी जाऊंगी, क्लारा ने मुठिया भींच कर कहा। मादाम क्लारा के साथ धोखा करके कोई शख्स शी गुराई में नहीं रह सकता। गुस्सा करने की क्या जरूरत है क्लारा? अपनी तवज्जो जल्द से जल्द उस शख्स पर मरकूज करो जो इस वक्त तक हुकूमत खाने में पहुंच चुका होगा। हाँ चलो, क्लारा ने चौंक कर कहा। उसकी जबान खुलवाने में वाकई जल्दी करनी चाहिए। मैं क्लारा के साथ हुकूमत खाने में पहुंचा, जहाँ उस शख्स को बंदिशों में जकड़ा जा चुका था। न सिर्फ उसे बंदिशों में जकड़ा हुआ था, बल्कि उसकी बेहोशी भी जायल कर दी गई थी। ये तुम लोगों ने किसे रस्सियों में जकड़ दिया? वो उसे देखकर अपने आदमियों पर उलट पड़ी। ये यहाँ किस तरह पहुंचा? आपने ही तो हुक्म दिया था मादाम, एक शख्स ने डरते डरते कहा, और क्लारा मेरी तरफ घूम गई। ये तुमने क्या हरकत की? उसने मुझे घूरते हुए कहा। जानते हो ये शख्स कौन है? रीना सालोमन का आदमी है, मैंने बड़े इत्मीनान से कहा, जिसे उसने मुझसे रकम वसूल करने के लिए भेजा था। ये क्या बकवास है? मादाम क्लारा दाढ़ी, ये रीना सालोमन का आदमी कैसे हो सकता है? आखिर क्या बात है क्लारा? मैंने उसके लहजे को नजरअंदाज करते हुए कहा। तुम इसे देखकर इतनी आवाज बख्ता क्यों होगी हो? ये जेम्स चार्ली का मुहाफिज खसूसी है।
کلارا نے کہا اور میں سناٹے میں آ گیا۔ میں نے بوڈ کو ہدایت کی تھی کہ ان کے گروہ کے کسی آدمی کو رقم وصول کرنے بھیج دے۔ میرا پروگرام یہی تھا کہ جب میں اسے پکڑ کر کلارا کی خدمت میں پیش کروں گا تو کلارا کو مزہ آ جائے گا۔ میرا خیال تھا کہ بوڈ اس کام کے لیے کسی چھوٹے موٹے آدمی کو توڑنے کی کوشش کرے گا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ بردود اس کام کے لیے ایک اہم آدمی کا انتخاب کرے گا، لیکن ایک طرح سے یہ اچھا ہی ہوا تھا۔ کلارا کے چہرے پر نظر آنے والے تاثرات بتا رہے تھے کہ کلوٹے کو دیکھ کر اسے شدید صدمہ پہنچا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رینا کی جڑیں تمہارے گروہ کے اندر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، مجھے بتاؤ کہ ایسی صورت میں کوئی کیا کر سکتا ہے؟ میں نہیں مان سکتی، کلارا نے اذعانی انداز میں کہا۔ ضرور کہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کلوٹے کے چہرے پر تو کلارا کے دیکھتے ہی مردنی چھا گئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ خود اپنے گروہ کے خلاف کسی کام میں ملوث ہو گیا ہے۔ سب کچھ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی تم انکار کر دو تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ میں نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ میں نے تو اپنا کام کر دیا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ کلارا اس شخص کو گھورنے لگی۔ تو سن رہا ہے؟ اس نے یوں کہا جیسے وہ شخص بہرا ہو۔ بتا کیا یہ سب کچھ درست ہے؟ تو دشمنوں کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے؟ یہ غلط ہے مادام، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں بمشکل کہا۔ کیا تم مسٹر ایڈم سے رقم وصول کرنے نہیں پہنچا تھا؟ کلارا دھاڑی، اور کیا تم نے ایک پیکٹ ان کے حوالے نہیں کیا تھا؟ یس مادام، اس نے مشینی انداز میں کہا اور اپنے خشک ہوتے ہوئے اونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ تم نے دیکھا؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر بائیں آنکھ دبائی۔ مجھے دفع کرنے کا انجام کیا ہوا؟ وہ مجھے بے بسی سے دیکھ کر رہ گئے اور کلارا نے مجھ سے کہا، اس سے تم خود ہی پوچھ گچھ کرو۔ تم رینا سے کب سے کام کر رہے ہو؟ میں نے خالص پولیس والوں کے انداز میں کہا اور وہ مزید بکلا گیا۔ کون رینا؟ اس نے اکلاتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ شرم کرو، جس تھالی میں کھاتے اسی میں چھید کرتے ہو۔ تمہیں مادام کلارا کو ڈبل کراس کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ یہ الزام ہے۔ میں مادام کلارا سے غداری کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے مزے خانہ انداز میں کہا، $10 ملین بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ اتنی بڑی رقم دیکھ کر تو ایک بار فرشتہ بھی بیٹھ جائے، اور تم تو فرشتے بہرحال نہیں ہو۔ کلارا نے میری بات سن کر یوں اس بات میں ساری لایا جیسے وہ میری بات سے متفق ہو۔ میں نے 10% معاوضے پر کام کرنے کی حامی بھری تھی۔ کالے کلوٹے نے جلدی سے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے مادام کلارا کے خلاف کام کرنا ہوگا، ورنہ میں ہرگز اس کام کے لیے حامی نہ بھرتا۔ تم بکواس کر رہے ہو، میں نے اسے گھورا، اور اگر یہ سچ ہے تو اس شخص کا حلیہ بتاؤ۔ وہ ایک درمیانہ قد کا آدمی تھا، گھنی داڑھی، مونچھیں اور آنکھوں پر سیاہ رنگ کی اینک لگائے ہوئے تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں 1 گھنٹے کا کام ہے اور جو بھی رقم وصول ہوئی اس کا 10% مجھے دیا جائے گا۔ بے وقوف بنا رہے ہو، میں نے اسے گھورا۔ اتنی بڑی رقم کے لیے تو بھائی کا گلا کاٹ سکتا ہے۔ کسی نے تم پر کس طرح اعتماد کر لیا؟ اسے خود بھی احساس ہو گیا تھا کہ بہت برا پھنسا ہے۔ کلارا کو بھی یقین آ گیا تھا کہ وہ رینا سالومن کے لیے کام کر رہا ہے۔ یقین کرو، میں بالکل سچ بول رہا ہوں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے جان بوجھ کر اس جال میں پھنسایا گیا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ اس طرح زبان نہیں کھولے گا کلارا، میں نے کہا۔ اس پر تشدد نہیں بلکہ تشدد کی انتہا کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر شاید یہ کچھ اگلے، ورنہ مجھے تو اس کے باوجود کوئی توقع نہیں ہے۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہی ہوں، کلارا نے سرد لہجے میں کہا۔ اگر تم نے حقیقت نہ اگلی تو میں تم پر تشدد کا حکم دینے کے لیے مجبور ہو جاؤں گی۔ مجھ پر رحم کیجیے مادام، وہ گڑ گڑانے لگا۔ میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، مجھ میں اتنی مجال ہے ہی نہیں کہ آپ کے سامنے جھوٹ بول سکوں۔ اس پر رینا کے گہرے اثرات ہیں، میں نے کلارا کے کان میں کہا۔ یہ بغیر تشدد کے ہرگز زبان نہیں کھولو گا، یہ بغیر تشدد کے زبان ہرگز نہیں کھولے گا۔ تم کیوں اپنا وقت ضائع کر رہی ہو؟ کلارا نے اس بات میں ساری لایا اور میں نے اس تاثر کو مزید گہرا کرنے کے لیے کہا، دیکھو غلطی آدمی سے ہوتی ہے، تم سے بھی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اعتراف کر لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ مادام سے کہہ کر تمہاری جان بخشی کرا دوں گا۔ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو اعتراف کس بات کا کروں؟ وہ رو دینے والے انداز میں بولا۔ خدا کے واسطے میری بات پر یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں دل میں ہنس رہا تھا۔ ہر مجرم جب خود پھنستا ہے تو خدا کا واسطہ ضرور دیتا ہے۔ اس وقت اسے خدا یاد ہی نہیں آتا جب وہ دوسروں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے مجھے کبھی ہمدردی نہیں محسوس ہوتی۔ اس پر تشدد کرو، مادام کلارا نے اپنے آدمیوں سے کہا۔ اس وقت تک کرتے رہو جب تک یہ زبان کھولنے پر نہ آمادہ ہو جائے۔ اس کے جسم کی ایک ایک بوٹی علیحدہ کر دو، مگر اسے مرنا بھی نہیں چاہیے۔ اپنے آدمیوں کو حکم دے کر کلارا پلٹی اور تیز تیز قدموں سے باہر کی طرف چل پڑی۔ اس نے مجھ سے ساتھ آنے کو نہیں کہا تھا، مگر میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ مجھے آرام کی ضرورت ہے مسٹر ایڈم، کلارا نے مجھ سے کہا۔ تم اگر واپس جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ نہیں، تمہیں آرام کی نہیں میری ضرورت ہے، میں نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ $10 ملین کی رقم ہاتھ سے نکل جانا مذاق نہیں ہوتا۔ معلوم نہیں رینا کیا کرنے والی تھی۔ وہ کیا کرے گی؟
کلارا ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اور تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں اسے تگنی کا ناچ نچا سکتی ہوں، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں نے پرسکون لہجے میں کہا، اس لیے کہ وہ اندھیرے کا تیر ہے اور اس نے تمہارے گروہ کے معلوم نہیں کتنے کارندوں کو اپنا اعلیٰ کار بنا رکھا ہے۔ مادام کلارا کا سارا جوش و خروش مانند بڑھ گیا، وہ اچانک ہی مدبہل نظر آنے لگی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میرے ساتھ آؤ۔ وہ پلٹی اور پھر اپنی خوابگاہ میں جا کر ہی رکی۔ تمہاری عمر اتنی زیادہ تو نہیں لگتی، اس نے خوابگاہ میں مجھے بٹھانے کے بعد کہا۔ اگر تم نے اتنا تجربہ، ذہانت اور مہارت کہاں سے حاصل کی ہے؟ اس میں سے کوئی ایک چیز بھی میری عمر کے ساتھ مشروط نہیں ہے، میں نے محتاط انداز میں کہا۔ پہلی بار مادام کلارا نے میری داد کے بارے میں متجسسانہ رویے کا اظہار کیا تھا، یہ کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ ہمیں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، اور یہی ایک چیز ہے جس کی بنا پر ہم تمہارے ساتھ محتاط رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ میرے پاس بھی بتانے کو کچھ نہیں ہے، میں تو ایک بے ٹھکانہ آدمی ہوں، بتاتے تو وہ لوگ ہیں جن کی کہیں جڑیں ہوتی ہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ ایڈم ڈی فلو کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے کبھی کسی کی خوشامد نہیں کی، لوگ خود ہی اس کے پیچھے دوڑے رہے ہیں۔ اب اگر اس کے باوجود کوئی شخص شکوک و شبہات کا اظہار کرے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر درمیان میں فلورا کا معاملہ نہ ہوتا تو آج تمہارے منہ سے مجھے یہ کچھ نہ سننا پڑتا۔